डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी इस चर्चा में हमारे साथ होंगे। मेडिकल डायरेक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल से। डॉक्टर अजय हाडिया जी, बहुत स्वागत करना चाहूंगी सर आपका मंच पर। डॉक्टर अजय हाडिया जी हमारे साथ चर्चा में होंगे, कैंसर स्पेशलिस्ट और एमडी हैं, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल से हैं। मिस्टर असित पाठक जी हैं, एमडी एपिकॉन इंफ्रा से हैं। और इन तीनों ही मेहमानों का जोरदार तालियों से स्वागत। और ये तीनों मेहमान अब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरी सहयोगी मनु तिवतिया हमारे साथ मंच पर बनी हुई है। मनु, ओवर टू यू। और आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे अपने अगले पैनल के तीनों मेहमानों का। संदीप जी, मैं पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि मेदांता हॉस्पिटल और इंदौर यात्रा और आपकी यात्रा, ये पूरा समअप करके हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा रहा ये सफर और आगे क्या है भविष्य। देखिए, मैं एक कार्डियक सर्जन हूं और बचपन से डॉक्टर बनना तय था, क्योंकि मेरा एक ही शौक था। और उसके लिए पहले पढ़ाई करी, फिर सिलेक्शन लिया, फिर रीवा, जहां को मैं बिलोंग करता हूं, रीवा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, एमएस किया। और चूंकि कार्डियक सर्जन बनना था तो सन 1993 जनवरी में एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। वहाँ से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर गया, फिर श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम में एक कार्डियक सर्जरी का नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ट्रेनिंग ली, लौट के एस्कॉर्ट्स आए। कुछ साल में एज ए एनआरआई विदेश में रहा। और सन 2003 में मैं रायपुर गया, छत्तीसगढ़, नया स्टेट बना था 2002 में। और वहाँ पे छत्तीसगढ़ का पहला हार्ट सेंटर हमने शुरू किया, उसका नाम था एस्कॉर्ट्स हार्ट सेंटर। और छत्तीसगढ़ में पहली बार कार्डियक सर्जरी तभी हुई जब हमने शुरू करी। फिर सन 2007 में एस्कॉर्ट्स से बाहर आए, क्योंकि मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव शुरू होना था और वो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। और सन 2013 में ये बात आई कि इंदौर में एक अपॉर्चुनिटी है, एक हार्ट सेंटर शुरू करना है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करना है। तो चूंकि मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ और इसलिए मुझे वो जिम्मेदारी दी गई। तो प्रोजेक्ट फेज से लेके आज तक वो हॉस्पिटल हमने शुरू किया। और सन 2014 में ये हॉस्पिटल हमने शुरू किया। आज 9 साल हो गए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बिजी और सबसे रेपुटेड कार्डियक सेंटर है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एमपी का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हमने यहाँ पे किया। और ऐसी बहुत सारी सर्जरी हैं जो मध्य प्रदेश में पहले नहीं होती थी, जैसे बच्चों की कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी है, एओर्टिक सर्जरी है, एंडोवास्कुलर इंटरवेंशंस है, कैरोटिड सर्जरी है। आई कैन कीप ऑन नेमिंग। वो हमने मध्य प्रदेश में पहली बार की, इंदौर में सफलतापूर्वक की। हमारा सक्सेस रेट इज मोर देन 99%। आज हम 10,000 कार्डियक सर्जरी कर चुके हैं। निश्चित रूप से, और ये मुझे लगता है सराहनीय है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें सर, लोगों को लगता है इम्पॉसिबल है कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है, इसका ट्रांसप्लांट हो सकता है। आपने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया, आप जिस तरह से मध्य प्रदेश में बता रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अजय, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि हम स्वास्थ्य की बात कर ही रहे हैं और सबसे चिंताजनक बीमारी एक आजकल है कैंसर। आज के डेट में जब ये भी माना जा रहा है कि अन्य देश ऐसे भी हैं जहां पर इसके लिए वैक्सीनेशंस हैं, तब भी भारत में अभी हम कैंसर को लेकर बहुत डरते हैं। हर परिवार में अगर कोई कैंसर का पेशेंट मिल जाए तो डर का माहौल बन जाता है। इसको नष्ट करने के लिए, इसको लेकर क्या संदेश है आपका? नमस्कार। देवी अहिल्या हॉस्पिटल इंदौर अपने यूनिक ट्रीटमेंट के द्वारा कैंसर के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाई है। हमारे द्वारा बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के कैंसर का इलाज किया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि कैंसर इस समय एक भयानक बीमारी के रूप में उभर रहा है। हमारे देश में लगभग 17 से 18 लाख मरीज हर साल कैंसर रोगग्रस्त होते हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग 1 लाख के आसपास हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो हर 10 मिनट के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और हर 10 मिनट के अंदर 2 से 3 पेशेंट नए कैंसर के डायग्नोस्ड हो रहे हैं।
तो कैंसर हम देखते हैं कि 17 से 18 लाख यदि भारत में कैंसर के मरीज हो रहे हैं, तो इसमें इलाज के दौरान ही 6 महीने के अंदर 50% कैंसर के मरीज ट्रीटमेंट के दौरान ही एक्सपायर कर जाते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि हमने सर्जरी की है, हमने कीमोथेरेपी की है, रेडिएशन की है, और ये पूरा इलाज ही बहुत ही तकलीफदायक होता है, और इस स्थिति के अंदर मरीज 6 महीने के अंदर 50% मरीज एक्सपायर कर जाते हैं। तो आज भारत सरकार, साथ में मध्य प्रदेश सरकार को भी सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने कोविड पे हम देखते हैं कि कोविड जब भी सर्दी खांसी जुकाम होता है और ऋतु चेंज होती है, तो हम लोग बोलते हैं कोविड फिर बढ़ रहा है, परंतु कैंसर इतना बढ़ रहा है, इसके लिए सरकार अभी भी सावधान नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार, साथ ही भारत सरकार को इस कैंसर को समाप्त करने के लिए, कैंसर से बचाव के लिए आगे आने की आवश्यकता है। तभी स्वस्थ मध्य प्रदेश होगा और तभी स्वस्थ राष्ट्र होगा। तो इस मंच के द्वारा में हमारे अभी बीच हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे हैं। उनसे मैंने निवेदन भी किया है कि सरकारी अस्पताल के अंदर हम इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप सरकारी अस्पतालों के अंदर यदि हमारे ट्रीटमेंट को लागू कर दें और क्लिनिकल ट्रायल यदि आप कर दें, तो हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो बहुत पेन में होते हैं, बहुत दर्द में होते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है, कीमोथेरेपी के बाद, रेडिएशन के बाद कैंसर का इलाज संभव नहीं होता है, तो उस समय पेशेंट को मॉर्फिन पर डाल देते हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो कीमोथेरेपी ले चुके होते हैं, रेडिएशन ले चुके होते हैं, पेशेंट नेक्रोसिस में चला जाता है, बहुत पेन में होता है, और मॉर्फिन स्टार्ट कर देते हैं जी। उस स्टेज में मरीज हमारे पास आते हैं और हम उनको हमारी ही इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन द्वारा हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनका पेन हम कम करते हैं, उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं, और कई मरीज ऐसे हैं जो कैंसर से ठीक भी हुए हैं। लेकिन अजय जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जड़ क्या है, कैंसर होता कैसे है? क्योंकि अमूमन लोगों को पता ही नहीं चलता इनिशियल स्टेज में कि वो कैंसर बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं एक और ऐड कर देती हूँ सर, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं पूछना चाहूंगी आपसे, कैंसर ग्लैंड क्या हमारी बॉडी में पहले से ही होता है मौजूद? ये मैंने पढ़ा। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो पूरा शरीर है वो सेल्स से बना हुआ है, और सेल्स की वृद्धि 24 घंटे हमारे शरीर में हो रही है। जब अनकंट्रोल्ड सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे शरीर में, तो वहाँ लीजन और गांठ के रूप में ये बीमारी होती है। और हम देखते हैं कि 70 to 80% जो डिसीज होती है, जो ग्लैंड्स आधारित डिसीज होती है, जैसे मैं कहूँगा कि लंग्स डिसीज है, लीवर है, गल ब्लैडर है, साथ में रिनल डिसीज है, ब्रेन ट्यूमर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ये मेटास्टेटिक कैंसर ही होता है। तो हमें पता ही 3rd स्टेज में लग रहा है या 4th स्टेज में लग रहा है। और कुछ कैंसर ऐसे हैं जो हमें जब कोई एक सिम्टम्स के रूप में हमें पता लगता है और हम उस चीज को इग्नोर कर जाते हैं, तो हम स्टार्टिंग में ही यदि उसका इन्वेस्टिगेशन कर लें तो किस तरह का सिम्टम्स ये कहूं कि किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को खांसी में ब्लड आ रहा है, किसी को छोटा गाल के अंदर या जीभ के अंदर छोटा सा उसको व्हाइट पैचेस बन गया है, तो उसको यदि हम उस समय उसकी जांच कर लें तो हम प्राइमरी स्टेज में यदि कैंसर को हम डायग्नोस कर लेते हैं तो हम कैंसर से बच सकते हैं। और दूसरा, यदि मेटास्टेटिक स्टेज में कैंसर होता है तो उस स्टेज के अंदर हम हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से उस पेशेंट्स की लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकती है। और ऐसे भी कैंसर के मरीज हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल है कि मेटास्टेटिक स्टेज के कैंसर भी ठीक हुए हैं। तो कैंसर को हर स्टेज में ठीक किया जा सकता है। मैं ये भी कहूंगा कि हम जैसे कैंसर का नाम सुनते हैं तो कैंसर से हमें डर लग जाता है, भय लग जाता है, और ऐसा लगता है कि अब हमारा जो मरीज है वो अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, तो हम पहले ही हार मान लेते हैं। तो हमें हार नहीं मानना है, हमें लड़ना है, और यदि हम लड़ेंगे तो निश्चित है कि हम उससे जीत भी सकते हैं। पेशेंट का भी मेंटली प्रिपेयर होना उसको लेकर बहुत जरूरी जरूरी होता है। मैं लौटूंगी सर आपके पास। असित जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप व्यापार व्यवसाय जगत से जुड़े हुए हैं ही, और इससे पहले हमने एक राजनीतिक चर्चा भी मंच पर की ही थी। दोनों का क्या तालमेल होता है सर, क्या रिलेशन आप समझ पा रहे हैं? देखिए, व्यापार व्यवसाय का राजनीति से काफी गहरा नाता है, क्योंकि बिजनेस को अगर चलाना है तो बिना राजनीति सपोर्ट के, बिना सरकार के सपोर्ट के चल सकता है, लेकिन बिजनेस को अगर फ्लरिश करना है, मैनीफोल्ड अगर उसको बिजनेस को ग्रो करना है, तो सरकार का सहयोग, राजनीतिज्ञों का सहयोग और बिजनेस की पॉलिसीज बिजनेस के फेवरेबल होनी ही चाहिए। अगर पॉलिसीज फेवरेबल नहीं है तो बिजनेस
ग्रो नहीं करेगा, उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं आएगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस चलता रहेगा। व्यापार व्यवसाय उद्योग जगत जो है वो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, वो देश का बैकबोन है एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक जगत के लिए। तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो राजनीति से, सरकार से काफी ज्यादा है, क्योंकि शांति, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि बिजनेस को ग्रो करने में काफी सहायक होती हैं। तो अगर बिजनेसमैन को सुरक्षित माहौल मिले, शांति व्यवस्था मिले, दंगे फसाद ना हो और राजनीतिक स्थिरता हो, तो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो भी बिजनेस को मिलता है और बिजनेस ग्रो होता है। तो दूसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उसका मटेरियल का फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कम्युनिकेशन वगैरह सारा कुछ स्मूथली होना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे ट्रेड फेयर्स हैं, G20 लाइक समिट्स हैं, जहां पे कि बिजनेस के बारे में काफी चर्चा होती है, तो एक पूरे देश में बिजनेस के लिए एक माहौल बनता है और ये माहौल बिजनेस को काफी आगे बढ़ाता है। यहाँ पर टैक्सेशन का एक जो पार्ट के नाते को आप भी रिश्तेदारी में बदलना तो नहीं चाह रहे, मतलब राजनीति का कोई प्लान तो नहीं है? जी नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा कि टैक्सेशन का पार्ट बिजनेस में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि 2017 के पहले जब जीएसटी नहीं था तो टैक्सेशन का टोटल परसेंटेज 40 से 45% तक जा रहा था और बिजनेसमैन, व्यापारी या उद्योगपति उसको ईमानदारी से पे करने में काफी तकलीफें महसूस कर रहा था। और एक्साइज ड्यूटी नाम का एक टैक्स था जो कि उद्योग जगत को उसने अपनी जंजीरों में जकड़ रखा था, उसने इंडस्ट्री को ग्रो नहीं होने दिया था। तो 2017 के बाद जब टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हुई, जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, तो आप लोगों ने देखा कि व्यापारी आगे बढ़कर टैक्स को पे करने के लिए उत्साहित है और वो कोई भी व्यक्ति ब्लैक एंड व्हाइट में ही बिजनेस करना चाहता है, वो कैश वाला बिजनेस या अनअकाउंटेड बिजनेस नहीं करना चाहता है। तो ये सारी पॉलिसीज जो हैं, फेवरेबल पॉलिसीज सरकार की तरफ से ही आती हैं, तो सरकार का इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सरकार के साथ अलग अलग विभागों के तालमेल की बात कर रहे हैं, तो संदीप जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी आयुष्मान कार्ड है और बीमे के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है सरकार, और कहीं कहीं पर तो फ्री में भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। देखिए, आयुष्मान योजना का आपने जिक्र किया, मैं समझता हूं ये बहुत ही अच्छी हेल्थ फाइनेंस स्कीम है। हेल्थ केयर पे तो काम होता ही है, हेल्थ फाइनेंसिंग उतनी जरूरी है, चाहे ये आयुष्मान के रूप में हो या मेडिकल इंश्योरेंस के रूप में हो या किसी और स्टेट की कोई अपनी हेल्थ स्कीम हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत मरीज हैं। इट इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ पेशेंट्स, इट्स अबाउट वेदर पेशेंट्स कैन अफोर्ड हेल्थ केयर। और जिस प्रकार अमेरिका में ज्यादातर लोग बिना इंश्योरेंस के अमेरिकन हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं करते हैं, उसी प्रकार बिना प्रॉपर इंश्योरेंस, और मैं आयुष्मान को इस समय अगर इंश्योरेंस बोलूं तो हमारे देश के लोग भी इंडियन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा समानताएं हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत अलग हैं वहां से। आयुष्मान योजना के आने से लगभग 40-45 करोड़ लोग अचानक अफोर्डिंग हो गए। ये बात जरूर है कि हॉस्पिटल्स को काफी कम पेमेंट मिलता है उसी इलाज के लिए जिसके लिए कि एक कैश पेशेंट जो उसको देता है उसके आधे से भी कम पेमेंट मिलता है आयुष्मान में। लेकिन ये वॉल्यूम इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं अगर अस्पताल को, मैं कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, उन मरीजों के इलाज करने में अगर फायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता और सेवा तो हो ही रही है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड इन दिस कंट्री एज फार एज हेल्थ केयर डिलीवरी टू पुअर पीपल इज कंसर्न्ड। और हम आयुष्मान योजना में कार्डियक साइंसेज में इलाज करते हैं और मैं देखता हूं कि वो मरीज जो 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं करता, वो एक मेदांता जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपनी बाईपास सर्जरी करा के चला जाता है और बिना एक भी रुपए खर्च किए चला जाता है। सो आई थिंक दैट इज द वंडरफुल थिंग दैट हैज हैपेंड एवर हैपेंड। और एक और चीज सर, क्योंकि अभी सरकार की योजनाओं की बात हो ही रही है, आजकल सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है और डिजी यात्रा करके एक ऐप है जिससे हम यात्रा बहुत आसानी से संभव हो पाती है, एयरपोर्ट्स में बहुत काम आता है वो। क्या आपको नहीं लगता हेल्थ सेक्टर में भी कुछ ऐसा जो कि डिजिटल हो, इस तरह का कुछ आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द वे टू गो। और अगर हम बदलेंगे नहीं
तो हम ग्रो नहीं करेंगे, बल्कि हम नीचे चले जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, देखिए आपका जो पेशेंट है, और अगर अब मैं पेशेंट के लिए कस्टमर वर्ड यूज करूं, और चूंकि हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, एक हॉस्पिटल भी एक प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडर अगर अपने कस्टमर को नहीं समझेगा तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा। देखिए आज से 10-20 साल पहले का जो पेशेंट है उसमें और आज के पेशेंट में फर्क है। आज का पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में गूगल में पढ़ के आता है, 4 जगह रिसर्च करके आता है, वो अपने डॉक्टर के बारे में भी बहुत कुछ रिसर्च करके आता है। तो और ये बहुत अच्छी बात है, ही इज अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पेशेंट। हो सकता है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी हो उसमें, एंड दैट इज वेयर वी आर देयर टू करेक्ट इट इन द हॉस्पिटल, बट टुडेज पेशेंट इज वेल इन्फॉर्म्ड। एक और चीज है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक मरीज का फोन आया मेरे पास कि डॉक्टर साहब हमें बताया गया है कि हमें आगे इलाज करने के लिए इतना रुपए जमा कराना है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब उसके लिए मुझे हॉस्पिटल आना पड़ेगा? No, very valid question. It's not about the money. It's about why should he leave the office and come to hospital just to deposit money? Why the hospitals are not becoming smarter? इसी तरह लोग मेरे से कहते हैं कि हमें हेल्थ चेकअप कराना है, उसके लिए क्या एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी? अगेन वो हेल्थ चेकअप कराना चाहता है, वो स्वास्थ्य के लिए जागरूक है, पर टाइम प्रेशियस है। और ये वो लोग हैं जो मरीज नहीं हैं, दे आर हेल्दी पीपल। वो आपके और मेरे जैसे हैं, एंड दे आर जस्ट कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। वाई कांट वी डू हेल्थ चेकअप विदाउट मेकिंग द पेशेंट टेक अ लीव? तो इसके लिए वी आर वर्किंग ऑन इट वेरी एग्रेसिवली। आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि जिस तरह से हॉस्पिटल्स की प्लानिंग हो रही है उसमें भी परिवर्तन आएगा। क्या लॉबी में इतने काउंटर्स की जरूरत है भी? Why can't we have QR codes? Why can't we have people filling their own admission sheet themselves? उसमें जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, आपको डायबिटीज है कि नहीं आप भर दीजिए, आपका कोई इलाज हुआ कि नहीं आप भर दीजिए। हाफ ऑफ द जॉब ऑफ हॉस्पिटल कैन बी डन बाय द पेशेंट। आज की डेट में हमारे हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होता है और वो बेड तक जाता है, देयर आर रफली 9 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस देम टू 3। So hospitals will become smarter. We are seriously working on it. और कॉन्टैक्ट पॉइंट्स भी कम होंगे, पेशेंट का कन्वीनियंस भी बढ़ेगा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको हेल्थ चेकअप कराना है, आने वाले टाइम पे हम उसके लिए एक ऐप डेवलप करेंगे जिसमें कि आप रजिस्टर करेंगे, आपका ब्लड सैंपल कलेक्शन हम फास्टिंग वाला घर ही में कर लेंगे। फॉर जस्ट 1 to 1.5 hours you have to come to hospital, maybe during lunch break you can come. लेकिन फिर एक सवाल आता है कि फिर वो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए है, मतलब सबके हाथ में मोबाइल तो है लेकिन इतनी जानकारी नहीं है किसी को किसी ऐप डाउनलोड करके अपने बारे में सारी डिटेल जान ले। एग्जैक्टली, इसलिए वो व्यक्ति जो टेक सेवी नहीं है उसके लिए आई थिंक नाउ देयर इज अ नीड टू हैव अ काउंटर इन द हॉस्पिटल वेयर समबडी कैन असिस्ट देम इन फिलिंग देयर ओन इंफॉर्मेशन रादर देन सो ग्रेजुअली। और जब ये चीजें डिजिटलाइज होती हैं तो डेटा जो है अकाउंटेबल हो जाता है, रिसर्च बहुत अच्छी निकल के आती है उसमें से। अगर मेरा सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक है तो मैं एक बटन से ये पता लगा सकता हूं कि कितने % पेशेंट हॉस्पिटल में डायबिटिक हैं, एंड सो ऑन। और उससे जो नॉलेज निकल के आती है वो आने वाले टाइम पे हेल्थ केयर डिलीवरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। सो हॉस्पिटल्स हैव टू बिकम स्मार्टर, दैट्स द ओनली वे। निश्चित रूप से। तो आने वाले टाइम पर मनु, एक बहाना जो लोग हेल्थ को लेकर मारते हैं ऑफिस में कि हेल्थ चेकअप के लिए छुट्टी मारनी है, वो बहाना खत्म होने वाला है। बिल्कुल, और वो होना भी चाहिए। और जीरियाट्रिक एज, लोनलीनेस इज अ प्रॉब्लम। सो होम केयर, होम डिलीवरी, अब जब हम खाना घर पे मंगा सकते हैं, रॉ वेजिटेबल्स घर पे मंगा सकते हैं, ग्रोसरी मंगा सकते हैं, दवाई मंगा सकते हैं, लोग तो शराब जैसी चीज तक घर पे मंगा लेते हैं। सो व्हाई नॉट हेल्थ केयर एट होम? वी आर गोइंग टू डू दैट। बिल्कुल। अजय जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज हो नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैसेज सही से कन्वे नहीं हो रहा है भारतीयों को। सबके दिमाग में ये है कि भारत में तो कैंसर का इलाज है ही नहीं, आपको विदेश ही जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है कि लोगों के दिमाग में ये आए कि भारत में भी संभव है, भारत में भी अच्छे हॉस्पिटल हैं कैंसर के इलाज के लिए। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि कैंसर का जो इलाज है पूरे दुनिया में एक ही इलाज है। वो अमेरिका में इलाज कराएं, यूके में इलाज कराएं, दिल्ली में इलाज कराएं या मुंबई टाटा में इलाज कराएं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड सर्जरी।
और तीनों ही प्रकार के इलाज के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट 6 से 1 साल के अंदर एक्सपायर कर जाते हैं, क्योंकि सर्जरी कैंसर का इलाज ही नहीं है। जितना हम कैंसर को छेड़ते हैं उतना ही कैंसर बढ़ते जाता है। हम आए दिन देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का हमने सर्जरी की, 2 महीने बाद दोबारा से फिर इडेमा हो गया, दोबारा से डॉक्टर बोलते हैं कि फिर सर्जरी करना है। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनकी 3-3 बार सर्जरी कर दी जाती है, 2 बार रेडिएशन कर दिया जाता है। तो कहीं भी इलाज कराएं, हम टाटा में इलाज करा लें या अमेरिका में इलाज कराएं, कैंसर का इलाज 3 ही प्रकार से है। हम जो इलाज कर रहे हैं, हमारा जो इलाज है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन, जिसमें किसी प्रकार का पेन नहीं है। हम जैसे कहते हैं कि हम कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है, फायदा हो रहा है परंतु तकलीफ ज्यादा हो रही है, परंतु हमारा शरीर की इम्यूनिटी कीमोथेरेपी कम कर देती है और पेशेंट को फिर दोबारा से यदि तकलीफ रिकरेंस होता है तो फिर हम कीमोथेरेपी देने लायक भी नहीं होते हैं। उस समय डॉक्टर्स बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब इनकी सेवा करिए जितने समय तक ये लाइफ जी सकें, परंतु पेशेंट उस समय बहुत पेन में होता है तो उसके लिए तो 24 घंटे निकालना मुश्किल है। हमारे पास हमारा जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन से, वो पेनलेस है। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो बहुत दर्द में है, हम जब अपने हॉस्पिटलाइज करते हैं पेशेंट को तो उसका जो पेन है वो 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर 50%, 70%, 80% तक कम हो जाता है। जब पेन कम होता है तो वो पेशेंट खाने पीने लगता है और वो स्वस्थ होने लगता है, उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग होने लगती है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई सेडेटिव ड्रग नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। बिल्कुल। और लोग एक बार मुझे लगता है लोगों को ट्राई भी करना चाहिए, क्योंकि अगर कई बार ऑपरेशंस उनके साथ छेड़छाड़ अगर इस तरह के हानिकारक परिणाम देता है तो निश्चित रूप से उस ओर नहीं बढ़ना चाहिए लोगों को, और ये जागरूकता करने वाली बात भी थी। मैं लौटूंगी सर आपके पास। आसिफ जी, मेरा सवाल आपसे है। राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं सर आप, और आपने इससे पहले जो चीजें बताई वो महत्वपूर्ण थी, लेकिन देश राजनीति से क्या अपेक्षाएं कर रहा है और हमारी राजनीति में क्या ऐसे बदलाव होने चाहिए जो कि देश को और आगे बढ़ा सकता है? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो देश की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्टन एरियाज में पॉलिटिकल सिस्टम ही देश की सबसे बड़ी समस्याएं बन गया है। तो यह क्यों हुआ, इसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम को हमको डीपली एनालिसिस करना होगा। पॉलिटिकल सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट हैं। एक तो जनता की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं, दूसरा इन अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के आधार पर राजनीतिक दल अपना नीति निर्धारण करते हैं, और तीसरा राजनीतिज्ञों की अपनी महत्वाकांक्षाएं। तो देखा ही गया है कि चुनाव के पहले जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं, जो आवश्यकताएं हैं, उसको तो राजनीतिक दल काफी तवज्जो देते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, एक राजनीतिक दल या कोई गठबंधन जब सत्ता में आ जाता है तो वो जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को भुला देता है और वो अपनी गठजोड़ की राजनीति में ज्यादा उतर जाते हैं। तो क्योंकि उन्हें पता है कि अब जनता के पास वापस 5 साल बाद जाना है। उसमें से कई राजनीतिज्ञ ऐसे भी होते हैं जिनको पता है कि अब अगली बार अपने को टिकट नहीं मिलना है, हमारा ये लास्ट टर्म है, तो वो जनता की चिंता उतनी ज्यादा नहीं करते हैं जितनी की जानी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइवेट कंपनीज की भांति पॉलिटिकल सिस्टम में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए। हर साल इन चुने हुए नेताओं को और सेकंड रनर अप नेता को पब्लिक के पास जाना होगा उस सिस्टम के तहत, और अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल करना होगा। इसमें जनता की प्रति कोई बाइंडिंग नहीं रहेगी। जनता को अगर 1 महीने के लिए आप समय दिया कि आपको जब भी समय मिले आप जाकर इस नेता के बारे में अपना ओपिनियन एक पोल पे जाकर दे दें, तो ये राजनीतिक दल और चुनाव आयोग को मिलकर ये करना होगा। और 1 साल में अगर एक बार आप ये इस तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं और न्यूज चैनल्स पे इसको टेलीकास्ट करते हैं, तो जनता और नेता के बीच में जो गैप हो जाता है जो 5 साल का, वो नहीं होगा, और नेता और राजनीतिक दल जनता के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। मुझे लगता है अगर निरंतर बेहतर काम किए भी जाएं तो भी इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का ये हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।